हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज हम सोल्व करने वाले प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल। तो देखो सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 12, 15 और 21। तीनों संख्याओं के अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे पहले इन संख्याओं के, फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं 12 के, 15 के और 21 के बच्चों। तो सबसे पहले 12 के करते हैं। 12 गुणनखंड करने के लिए सम संख्या है तो सबसे पहले इसका किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। अब 2 का भाग जब 12 में लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 6 में फिर 2 का लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 में किसका लगाएंगे? 3 का, 1 बार। 15 में सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? विषम संख्या इसलिए 2 का भाग इसमें नहीं लगाएंगे। इसमें सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? 3 का। और 3 का भाग जब 15 में लगाएंगे तो 3 पंजे 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब 5 में 5 अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का भाग जाएगा, 1 बार। 21 में किसका भाग लगाएंगे? सबसे पहले 21 में भाग लगाएंगे सबसे पहले 3 का, जो कि 7 बार जाएगा। फिर 7 में भाग लगाएंगे 7 का, 1 बार। तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इनको यहाँ पर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, यहाँ 12, 15 और 21 बराबर। इसका आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका आ गया 3 इंटू 5 और इसका आ गया 3 इंटू 7। देखो, तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब सबसे पहला काम है अपना एचसीएफ निकालना। तो तब एचसीएफ बराबर, अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसी संख्या होती है बच्चों जो तीनों में कॉमन आना चाहिए। 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में सेम मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3 ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रही है। इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 3। इसके अलावा कोई और संख्या तीनों में नहीं आ रही है। और इसके बाद निकालते हैं अपन एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में सारे गुणनखंड आ जाते हैं लेकिन उनकी अधिकतम घात आती है, मतलब वो अधिकतम कितनी बार आ रहा है वो अपन को एलसीएम में लिखना होता है। तो देखो, इसमें 2 देखो, 2 इस लाइन में आ रहा है, इसमें नहीं और इसमें नहीं आ रहा। तो 2 इसी लाइन में आ रहा है, एक में, और 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद 3 जो है तीनों में आ रहा है और तीनों में 1 बार ही आ रहा है तो 1 बार ही लेंगे 3। उसके बाद 5 केवल इसी लाइन में है तो इसको भी 1 बार ले लेंगे। 7 भी केवल इसी लाइन में है तो इसको भी 1 बार ले लेंगे। अब इनको गुणा कर लेंगे बच्चों। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 60, और 60 को 7 से गुणा कर लेंगे तो यह जाएगा अपने पास 0, और 7 को 6 से करेंगे तो 42, 420 आ गया। तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा अपने पास 420। तो इस टाइप से पहला क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल भी कर लेंगे। तो दूसरा सवाल करते हैं बच्चों। दूसरे सवाल में अपने पास 17, 23 और 29। तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले 17 के, 23 के और 29 के। अब देखो, यहाँ तीनों अभाज्य संख्या है, 17, 23 तीनों अभाज्य संख्या है, तो इनमें केवल इन्हीं संख्याओं का भाग जाएगा और किसी का भी भाग नहीं जाएगा। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो 17 में केवल 17 का भाग जाएगा 1 बार, 23 में केवल 23 का भाग जाएगा 1 बार, 29 में केवल 29 का भाग जाएगा 1 बार, और संख्या का भाग इसमें जाएगा नहीं। तो इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 17 के फैक्टर हो जाएंगे 17 इंटू 1, और 23 के गुणनखंड हो जाएंगे 23 इंटू 1, और 29 के गुणनखंड हो जाएंगे 29 इंटू 1। तीनों के गुणनखंड अपन ने यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करना है? अब वही सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ होता है जो तीनों संख्याओं में कॉमन होता है, तीनों गुणनखंडों में कॉमन होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जब 1 है जो तीनों में सेम आ रहा है और कोई भी सेम संख्या नहीं मिल रही है, और अगर कुछ भी सेम न मिले तब भी उसका एचसीएफ जो होता है 1 ही होता है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में सभी गुणनखंड आएंगे तो 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, 29 भी आएगा, और तीनों 1-1 बार ही आ रहा है तो इसको लिख लेंगे 1-1 बार मल्टीप्लाई। अब इनको गुणा कर लेंगे बच्चों। 17 को सबसे पहले किससे गुणा कर लेंगे? 23 से गुणा कर लेंगे। 17 को 23 से गुणा करते हैं
3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21 होता है अपने पास। हासिल के 2, 3 को 1 से करेंगे 3 और 3 उसमें 2 जोड़ देंगे तो 5। फिर 2 को 7 से करते हैं 14, 14 फिर हासिल का लगाए 1, 2 को 1 से किया 2, 2 और 1 हो गया 3, तो गया 1 5 और 4 9 और 3, 391 हो गए। अब 391 को किससे गुणा करेंगे? 29 से गुणा कर लेंगे बच्चों। 29 से सबसे पहले 9 से करेंगे, 9 को 1 से करेंगे तो 9, 9 को 9 से करेंगे तो 81 आता है, फिर 8 आ गया। फिर 9 को 3 से करेंगे तो 27, 27 और 8 हो जाएगा अपने पास, 27 में 8 जुड़ेंगे 35 हो जाएगा ये। फिर क्रॉस 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 9 से करेंगे 18 आ जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा। 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा अपने पास, तो क्या 9, 2 और 1 हो गया 3 और 8 और 5, 8 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 13, 7 और 3 10 और 1 11, 11,339 आ गया बच्चों। तो इसका जो एलसीएम में हो गया अपने पास 11,339। इसी तरीके से अगला सवाल भी करते हैं अपन तीसरा। देखो तीसरे में अपने पास है 8 9 और 25, तो यहाँ लिख देंगे 8 9 और 25। इसके भी सेम गुणनखंड कर लेंगे पहले, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। 8 के गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। 8 में किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे, सम संख्या है, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, फिर 4 में फिर 2 का लगाएंगे, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 में 2 का लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। ऐसे ही फिर 9 में लगा लेंगे। 9 में किसका भाग लगाएंगे? सबसे पहले 3 का लगाएंगे क्योंकि ये विषम संख्या है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3, और 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, फिर 3 में वापस से किसका लगाएंगे? 3 का, जो कि 1 बार जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास 25। अब 25 विषम संख्या है लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 के बाद किसका लगाएंगे? 5 का, और 5 का भाग जब 25 में लगाएंगे तो 5 बजे 25 होता है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर 5 में किसका लगाएंगे? 5 का 1 बार। तो तीनों के गुणनखंड हो गए, अब उनको यहाँ लिख लेते हैं अपन, 8 9 और 25। इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके हो जाएंगे 3 इंटू 3 और इसके हो जाएंगे 5 इंटू 5। सबसे पहला काम है अपना एचसीएफ निकालना। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था बच्चों अपन ने कि अगर कुछ भी सेम नहीं मिल रही हो, गुणनखंड में कोई भी संख्या सेम ना आ रही हो, तो उसका एचसीएफ कितना होता है बच्चों? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। उसके आगे फिर एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम में क्या होता है? सभी गुणनखंड आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं उनको लिखते हैं। तो 2 देखो केवल इसी लाइन में 2, बाकी दोनों लाइनों में है ही नहीं, तो इसी लाइन से लिख लेंगे। और कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखा है तो 3 बार लिखेंगे। 3 इसी लाइन में है, इसको भी लिख देंगे 2 बार। 5 इसी लाइन में है, इसको भी लिख देंगे। अब गुणा कर लेंगे बच्चों इनको। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24। यहाँ तक 24 हो गया। फिर 24 को गुणा कर लेंगे अपन इधर, 5 को 5 से करेंगे 25 और 25 को 3 से करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो 24 को 75 से गुणा कर लेंगे। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 बजे 20 होता है अपने पास। फिर 2, फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 और 2 12 हो गए। फिर 7 को 4 से करेंगे 28, हासिल के लगे 2, और 7 को 2 से करेंगे 14, 14 और 2 हो गए अपने पास 16। ठीक है, 0 8 और 2 10 हो गए, हासिल का 1, और 1 और 1 2 और 6 8 और 1 1800 हो गया। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया बच्चों? 1800। तो इस टाइप से इसका तीसरा सवाल भी हो गया। तीनों सवाल अपन ने कर लिए हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, गुणनखंड करने, फिर यहाँ पे लिख लेंगे गुणनखंड को। एचसीएफ निकालने के लिए जो सेम संख्या मिल रही है तीनों में उसको लिख लेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए सभी गुणनखंडों को ले लेंगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। सबसे ज्यादा बार वाली संख्या को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 2 आ रहा है 3 बार, अगर इसमें भी 2 होता, जैसे मान लो इसमें 2 बार लिखा आता, तब भी अपन 2 को 3 बार ही लिखते, ऊपर वाली फिर उसको नहीं लिखते नीचे वाली से। केवल जो ज्यादा बार है, जिस टाइम में सबसे ज्यादा बार है उसी को लिख लें। ठीक है, तो ये एचसीएफ और एलसीएम हो गया अपने पास। तो इसका अगला सवाल भी देख लेते हैं अपन 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बच्चों? इसमें देखो, इसमें 2 संख्याएं दे रखी है अपन को, 306 और 657। अब 306 और 657 का एलसीएम निकालना है, लेकिन उसका एलसीएम अपन को दिया हुआ है।
एचसीएफ का मान कितना है 9, संख्या कौन कौन सी है 306 और 57 और उसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, कैसा सवाल कि जिसमें दो संख्याएं दे रखी हो, उनका एचसीएफ दे रखा हो और उनका क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, और वो फॉर्मूला आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा इस चैप्टर में। इसका सवाल बोर्ड में हर बार पूछा जाता है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे अपन को क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9, एलसीएम निकालना है अपन को। अब वो फॉर्मूला क्या है देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कुछ नहीं जानते सर। देखो हम जानते हैं कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल या गुणा लिख दो। ये फॉर्मूला आपने पहले भी काम में ले चुके हैं, जांच करी थी अपन ने ये एचसीएफ और एलसीएम गुणा करते तो दोनों संख्या गुणनफल के बराबर आता नहीं आता, और वो जांच बिल्कुल सही आई थी सभी सवालों में। तो मतलब ये फॉर्मूला काम का है अपने। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं को गुणा दिया है, मतलब दोनों संख्या दे रखी है और एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक दिया हुआ है तो अपन दूसरा निकाल सकते हैं। एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखो अपन को एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बराबर, इधर दो यहाँ पे लिख रहा है दोनों संख्याओं को गुणनफल, वापस लिख लेंगे इसको, गुणनफल, गुणनफल या गुणा एक ही बात है बच्चों। और इसके अपोन में क्या लिखेंगे, अब इसके अपोन में लिखेंगे एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ लिखेंगे। अगर अपन को एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को बटे में लिख देंगे। अब आगे देखो एलसीएम निकालना है बराबर दोनों संख्याओं गुणा, दोनों संख्याएं कौन कौन सी है 306 और 657, दोनों संख्याओं गुणा कर दो। अपोन में क्या लिखेंगे, एचसीएफ का मान कितना है अपने पास 9, अपोन में लिख देंगे 9। अब देखो एलसीएम बराबर 9 से कौन सी संख्या कट रही है इन दोनों में, तो यहाँ देखेंगे अपन 9 से अपने पास कट रहा है, 9 से ये 306 यहाँ पे कट रहा है। देखो कैसे 9 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 30 में भाग लगाए सबसे पहले, एक नाम 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 बार और 27 इसमें 3 बचेंगे 36 हो गए, तो 9 को 4 से गुना करेंगे, 4 नाम 36, तो यहाँ पे 34 बार कट गया 9 से 306, ठीक है। अब 34 इंटू 657, इन दोनों को गुणा कर लेंगे बच्चों, एलसीएम, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, 657 को गुणा करेंगे किससे 34, ठीक है। 4 से गुणा करो 7 को, 4 से 28, हासिल के लग जाएंगे 2, 4 को 5 से करेंगे, 4 5 20, 20 और 2 22 हो जाएंगे, फिर इसका भी हासिल 2 लग गया। फिर 4 गुणा करेंगे 6 से, तो 6 चौक 24 और उसको 2 जोड़ देंगे, 24 2 26 हो जाएंगे। 3 से गुणा करते हैं, अब 3 7 21 हो जाएंगे, 1 हासिल के लग गए 2, फिर 3 5 15, 15 और 2 हो जाएंगे 17, 17 का हासिल लग गया 1, 3 को 6 से करेंगे 18, 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 और 6 हो जाएंगे 13, हासिल का 1, 2 और 1 3, और 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12, हासिल का 1, 1 और 1 हो जाएंगे 2, तो 22,338 आ गया बच्चों यहाँ पे। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 22,338। कैसे निकाला, एचसीएफ दिया हुआ था और दोनों संख्याएं दे रखी थी, तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ से एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को कहाँ भेज दिया, बटे में भेज दिया, क्योंकि जब भी दो संख्या गुणा में हो और एक को बराबर के उधर भेजना हो तो वो कहाँ चली जाती है बच्चों, बटे में चली जाती है, ठीक है। यहाँ से एलसीएम एचसीएफ लिख दिया और 306 से कट गया 34 बार, 34 को किससे गुणा करते हैं 657 से, तो ये इसका एलसीएम आ गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n का जो मान है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। 6 की पावर
n जो संख्या है वो 0 पे समाप्त हो सकती है क्या, अपन को चेक करना है। तो देखो बच्चों, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त जब होती है जब उनके गुणनखंड में केवल 2 और 5 उपस्थित हो। जैसे कि अगर 10 की पावर n लिखा है अपने पास, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 5 की घात n। मतलब इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 उपस्थित है, तो ये 0 पे समाप्त हो सकती है। लेकिन अपन देखें यहाँ पे अगर 6 की पावर n की बात करें, तो इसके जो गुणनखंड है वो 2 × 3 होंगे। ऐसे ही तो होंगे गुणनखंड 2 और 3। तो 6 के गुणनखंड में 2 और 3 उपस्थित है, ना कि 2 और 5। लेकिन 0 के लिए 2 और 5 चाहिए, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगी बच्चों। 0 पर समाप्त होने के लिए केवल 2 और 5 दोनों उपस्थित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 अकेला आ गया तब भी हो जाएगा, 5 अकेला आ गया तब भी हो, नहीं, 2 और 5 दोनों उपस्थित रहेंगे तब होएगा। 2 के साथ कुछ भी नहीं आना चाहिए, 2 अकेला आएगा तब भी नहीं होगा, 2 और 5 दोनों रहेंगे तभी होगा। तो यहाँ 6 के पावर n का जो मान है वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता बच्चों। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, थोड़ा जमा के लिखेंगे इसे, देख लो। अपन लिखेंगे यहाँ 6 की पावर n के गुणनखंड 2 × 3 की घात n प्राप्त होते हैं, जबकि किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होने चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या है, लास्ट में लिखेंगे अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं। तो हो गया बच्चों सवाल, इस टाइप से जमा के लिख देंगे अपन इसको। इसमें बस ये देखना था कि जो 6 की पावर n है वो अंक 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं। तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके गुणनखंड में क्या उपस्थित नहीं है, 2 × 5 उपस्थित नहीं है बच्चों। तो आज अपन ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 3 क्वेश्चन हल किए हैं। और इसके पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो मैं इसके पहले वाली वीडियो में सोल्व करवा चुका हूँ बच्चों। और इसके आगे क्वेश्चन है अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और ये जो वीडियो है वो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी बाकी वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।